हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग 100 क्वेश्चन का क्यूज करने वाले हैं, ठीक? तो चलो देखते हैं आप लोगों की कैसी तैयारी है। तो आप लोग को क्या करना है, हर क्वेश्चन का आंसर करते चलना है, ठीक? और हो सके तो अपना एक इस क्या बोलते हैं, 1 से 100 तक लिख लो नंबर और आंसर करते चलो कितने आप लोगों ने सही किया। ठीक, ये एक क्यूज वीडियो है, ठीक? जो कि काफ़ी अच्छे-अच्छे प्रश्न रहेंगे। और हाँ, अभी तक तो मैंने बताया ही नहीं कि ये किस एग्ज़ाम के लिए है। तो बिहार में अभी इतनी सारी वैकेंसी है, जैसे कि अभी होने वाला है बीपीएससी एईडीओ, फिर होने वाला है मद्य निषेध कांस्टेबल, एएसआई, फिर एएसआई का आया हुआ है। तो इन सभी एग्ज़ामों के लिए ये काफ़ी बेहतरीन वीडियो होने वाली है, ठीक? तो इसमें ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे आप लोगों का। 100 प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा। तो आप लोग को क्या करना है कि आंसर सिर्फ देना है, ठीक? आंसर देना है और आप लोग को भी क्या होगा कि रिवीजन होगा। तो ऐसे अगर आप लोग वीडियो को प्यार देते हैं तो मैं हर रोज वीडियो लाऊंगा, हर रोज वीडियो लाऊंगा, और आप लोगों का क्या होगा कि रिवीजन होगा। और आप लोग अ, मतलब तैयारी अच्छा हो जाएगा, ठीक? तो चलिए हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट ही कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर की नहीं है? बोल रहा है कि कौन सी महासागरीय धारा है जो कि अटलांटिक महासागर की नहीं है। ऑप्शन ए है किनारी धारा, ऑप्शन बी है पेरू धारा, ऑप्शन सी है ब्राजील धारा, और ऑप्शन डी है गल्फ स्ट्रीम। तो कौन सा धारा है जो कि अटलांटिक महासागर की नहीं है, आप लोगों को बताना है, बताइए। तो आप लोग धारा पढ़े होंगे, तो इसका जो सही आंसर मैं बता ही देता हूँ। तो आप लोग जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा, हो सके तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक? वीडियो को रोक लीजिएगा, अपना आंसर कर लीजिएगा, क्योंकि फालतू में ज़्यादा समय लेने की कोई फ़ायदा नहीं। कम से कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कर लेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पेरू धारा, ठीक? पेरू धारा जो है ये अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, पेरू धारा। बाकी सभी केनारी, ब्राज़ील, गल्फ, ये सभी अटलांटिक महासागर की धारा है, ठीक? केनारी, ब्राज़ील, गल्फ ये सभी अटलांटिक महासागर की धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरमुंडा त्रिभुज। बरमुंडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है? बरमुंडा त्रिभुज के नाम आप लोग सुने होंगे। तो ये किस महासागर में है? ऑप्शन ए है उत्तरी अटलांटिक, ऑप्शन बी है दक्षिणी अटलांटिक, ऑप्शन सी है उत्तरी प्रशांत, और ऑप्शन डी है हिंद महासागर। तो जो ये बरमुंडा ट्रायंगल जिसको बोला जाता है, ये किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही आंसर मैं बता दूं तो ये उत्तरी अटलांटिक में है। बरमुंडा ट्रायंगल जो है ये उत्तरी अटलांटिक में है। बरमुंडा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? सुएज नहर बताना है आप लोग को। सुएज नहर जो है ये किन दो सागर को जोड़ती है, ठीक? ऑप्शन ए है भूमध्य सागर को काला सागर से, ऑप्शन बी है भूमध्य सागर को लाल सागर से, ऑप्शन सी है लाल सागर को कैस्पियन सागर से, और ऑप्शन डी है अरब सागर को लाल सागर से। तो सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर को लाल सागर से, ठीक? भूमध्य सागर को लाल सागर से सुएज नहर जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर सवाल, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? बताना है आप लोगों को। ओजोन परत जिसको कि डॉप्सन में मापा जाता है, ओजोन परत डॉप्सन में मापा जाता है, ये किस मंडल में पाया जाता है? ऑप्शन ए है क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी है समताप मंडल, ऑप्शन सी है आयान मंडल, और ऑप्शन डी है बहिर्मंडल। तो बताइए बताइए ओजोन परत किस वायुमंडल परत में पाई जाती है? तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी सब लोगों को पता होगा। समताप मंडल, ठीक? समताप मंडल सबसे निचली मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल। उसके बाद जो होता है समताप मंडल, ठीक? समताप मंडल में क्या होता है? ओजोन परत पाया जाता है, ठीक? समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, और समताप मंडल में ही वायुयान उड़ते हैं, यानी कि हवाई जहाज उड़ते हैं, ठीक? और ओजोन परत को जो पतला करता है वो कौन गैस है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ध्यान रखना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो कुछ कुछ चीजें को हम लोग रिकॉल करते भी चलेंगे। 5 नंबर सवाल है, संसार की छत किसे कहा जाता है? संसार की छत किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है अरावली, ऑप्शन बी है पीमर का पठार, ऑप्शन सी है सतपुड़ा, और ऑप्शन डी है म्यांमार। तो संसार की छत किसे कहा जाता है? संसार की छत किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर आप लोग को पता होगा।
जैसा कि आप लोग कर भी लिए होंगे, पीमर का पठार, ठीक। संसार की छत पीमर के पठार को कहा जाता है, संसार की छत पीमर को पठार। और अरावली को तो पता ही होगा, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो अरावली। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप कहाँ स्थित है? काफी इजी सवाल है। भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी है अंडमान द्वीप समूह, ऑप्शन सी है निकोबार द्वीप समूह, और ऑप्शन डी है मालाबार तट। तो बताइए, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो बैरन द्वीप है भारत की, वो किस द्वीप में स्थित है? तो इसका सही जो रहेगा अंडमान द्वीप, ठीक। अंडमान द्वीप समूह, ध्यान रखिएगा, अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर सवाल है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नर्मदा नदी, ऑप्शन ए है महाबलेश्वर, ऑप्शन बी है अमरकंटक, ऑप्शन सी है ब्रह्मगिरी, और ऑप्शन डी है मुल्ताई। तो नर्मदा नदी आप लोग को मैं बता दूं, जहां से सोन नदी निकलती है वहीं से नर्मदा नदी, ठीक। जहां से सोन नदी निकलती है वहीं से नर्मदा नदी निकलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमरकंटक, ठीक। अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है कौन, तो नर्मदा नदी, और सोन नदी दोनों यहीं से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंचनजंगा पर्वत श्रेणी भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा श्रेणी, ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम, और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो कंचनजंगा पर्वत बताना है, कंचनजंगा किस भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम, ठीक। सही आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। कंचनजंगा सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ पर है? तो सिक्किम में है। 9 नंबर सवाल है, गैलापागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? गैलापागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन ए है अटलांटिक, ऑप्शन बी है प्रशांत, ऑप्शन सी है हिंद, और ऑप्शन डी है अंटार्कटिक। तो गैलापागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत, ठीक। गैलापागोस द्वीप समूह प्रशांत में है, ठीक, प्रशांत महासागर में। और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, सबसे गहरा महासागर, ठीक। सबसे बड़ा महासागर, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। और प्रशांत महासागर की सबसे गहरा बिंदु मरियाना ट्रेंच, यानी कि मरियाना गर्त भी कहा जाता है उसे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा जिसे कि विषुवत रेखा, 0 डिग्री लाइन जिसे कहा जाता है, यह बताना है कि किस देश से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए है केनिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, मैक्सिको। तो भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर मैं आप लोगों को बता दूं तो मैक्सिको, ठीक। मैक्सिको से ये नहीं गुजरती है, ये केनिया से गुजरती है, इंडोनेशिया से गुजरती है, ब्राजील से गुजरती है। भूमध्य रेखा केनिया, इंडोनेशिया, ब्राजील से गुजरती है, लेकिन मैक्सिको से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर सवाल है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका बोल रहा है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? ऑप्शन ए है नील, ऑप्शन बी है अमेजन, ऑप्शन सी है मिसिसिपी, ऑप्शन डी है कांगो, ठीक। ऑप्शन डी का है तो कांगो। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेजन, ठीक। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन हो जाएगा, ठीक। और आयतन में या फिर चौड़ाई में सबसे चौड़ा नदी विश्व का कौन हो जाएगा? तो अमेजन, ठीक। आयतन में भी सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? तो अमेजन। नील नदी सबसे लंबी नदी है, ध्यान रखना, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए है थार, ऑप्शन बी है गोबी, ऑप्शन सी है सहारा, और ऑप्शन डी है कालाहारी। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सहारा। देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, सहारा जो है ये गर्म मरुस्थल है, ठीक। गर्म विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल पूछेगा तो सहारा हो जाएगा, ठीक। अगर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा पूछेगा तो क्या बोलते हैं उसका, क्या नाम है, अटक अटाकामा, हाँ अटाकामा मरुस्थल, ठीक। अटाकामा मरुस्थल वो सबसे क्या है कि ठंडा मरुस्थल है और सबसे बड़ा मरुस्थल भी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? तो आई होप आप लोगों को सबको पता होगा, ये बहुत इजी सवाल है। भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत नेपाल, और भारत बांग्लादेश। तो बताओ मैकमोहन रेखा, ठीक। मैकमोहन रेखा ये चमगादड़ों के साथ हम लोग के देश और चमगादड़ों के देश के साथ ये है, ठीक। तो आप लोग जानते होंगे चमगादड़ कौन है, तो चीन, ठीक। और
जो हम लोग के देश और कुत्तों के देश के साथ जो लगा हुआ ये सीमा है वो कौन सा है? तो रेड क्लिफ, ठीक, रेड क्लिफ जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच है। नेक्स्ट सवाल है, भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है पुणे, ऑप्शन सी है बेंगलुरु और ऑप्शन डी है चेन्नई। तो भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर बताओ आप लोग। तो आई होप कि आप लोग कर लिए होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। सिलिकॉन वैली, भारत का सिलिकॉन वैली कौन है? तो बेंगलुरु, भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु है, ठीक। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, बताइए कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी, ठीक। महानदी जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में। महानदी उड़ीसा में है। इसको उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। और हीराकुंड बांध जो कि सबसे भारत का सबसे बड़ा बांध है, भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध, ये कहाँ पर है? तो ये महानदी पर है, ठीक। उसके बाद नीली क्रांति, नीली क्रांति बोल रहा है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? कृषि से, मत्स्य पालन से, दूध उत्पादन से या फिर तेल बीज से? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन, ठीक। नीली क्रांति का संबंध जो है ये मत्स्य पालन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा जो नेशनल पार्क है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है बाघ, एक सींग वाला गैंडा, हाथी या शेर। तो काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक सींग वाला गैंडा। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है मिजोरम। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा। तो ये आप लोग सब लोग कर लिए होंगे। गोवा जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान, ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को हजार झीलों का भूमि कहा जाता है? किस देश को हजार हजार झीलों यानी कि झीलों का भूमि कहा जाता है? किस देश को? ऑप्शन ए है नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, कनाडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिनलैंड, ठीक। फिनलैंड को हजार झीलों का भूमि कहा जाता है, हजार झीलों का भूमि, ठीक। किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी है अफ्रीका और ऑप्शन डी है यूरोप। तो एंडीज पर्वतमाला जो है ये दक्षिणी अमेरिका में है, ठीक। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी एकांग गुआ है। ऊंची चोटी जो है ये एकांग गुआ है। एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी एकांक गुहा है और एंडीज पर्वतमाला ये विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला है, ठीक। और सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला पूछेगा तो हिमालय हो जाएगा। सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला हिमालय, सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला क्या हो जाएगा? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहलाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जो कि मृतकों का टीला कहलाता है? ऑप्शन ए है हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा। तो मृतकों का टीला किसको कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला क्या हो जाएगा? तो मोहनजोदड़ो को। पूछेगा कि नर्तकी कहाँ से की, नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिला था? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से की नर्तकी की मूर्ति? मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार कहाँ पर है? तो मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार कहाँ पर है? तो मोहनजोदड़ो। बंदरगाह पूछेगा तो लोथल। बंदरगाह कहाँ पर है? तो लोथल में। बंदरगाह लोथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ पर है? तो ऋग्वेद। सामवेद ध्यान रखिएगा, भारतीय संगीत का जनक सामवेद, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ पर है? गौतम बुद्ध का जन्म जो लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी में, ये कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर जो होगा, आप लोग इसको कर पा रहे होंगे, नेपाल में, ठीक। लुम्बिनी जो है ये नेपाल में है। लुम्बिनी नेपाल में है, ठीक। का जन्म
किस कुल में हुआ था? तो शाह के कुल में हुआ था। इनका जन्म किस कुल में हुआ था? शाह के कुल में हुआ था। इनका बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो जाहिर सी बात है, आप लोग ऑप्शन से ही इसको कर पाएंगे, क्योंकि कलिंग युद्ध है, बक्सर युद्ध है, पानीपत का युद्ध, तराइन का युद्ध है। तो कलिंग युद्ध ही प्राचीन इतिहास में हुआ था। बाकी सभी ये क्या है कि मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के युद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक पूछेगा, कौन हो जाएगा? तो इसका सही आंसर बताइए। गुप्त वंश का संस्थापक, गुप्त वंश, क्या चंद्रगुप्त प्रथम होगा, समुद्रगुप्त होगा, श्रीगुप्त होगा या कुमारगुप्त होगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा श्रीगुप्त। ठीक, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त हो जाएगा। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री जो फहियान था, ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चलिए इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, फहियान जो था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? चलो बताओ, कुतुब मीनार किसने निर्माण पूरा करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण स्टार्ट वाला नहीं पूछा है, निर्माण पूरा किसने करवाया था? ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था इल्तुतमिश, और निर्माण शुरू किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, निर्माण शुरू करवाया था कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन ए है फारसी, ऑप्शन बी है तुर्की, ऑप्शन सी है अरबी और ऑप्शन डी है उर्दू। तो बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की। ठीक, बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई थी। बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई थी। 29 नंबर सवाल है, अकबर द्वारा शुरू किया गया दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू। अकबर ने जो दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था, इसको स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन थे? बताइए, काफी इजी सवाल है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीरबल। ठीक, बीरबल जो थे ये दीन ए इलाही स्वीकार करने वाले एकमात्र हिंदू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में प्रथम जनगणना किस वायसराय के काल में हुआ था? भारत में प्रथम जनगणना किस वायसराय के काल में हुआ था? क्योंकि अनियमित था। ठीक, अनियमित जनगणना, पहली बार अनियमित जनगणना हुआ था। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेओ। ठीक, मेओ के काल में भारत में पहली बार जनगणना हुआ था, जो कि अनियमित जनगणना था। और ये 1872 में हुआ था। 1872 में हुआ था। नियमित जनगणना 1881 में हुआ था, रिपन के काल में। ठीक, 1881 में रिपन के काल में हुआ था, उसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो इसका सही आंसर बताइए। काफी इजी सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम बेटिंक। सती प्रथा का अंत विलियम बेटिंक, ये, और इसमें योगदान कौन दिया था? तो राजा राम मोहन राय। ठीक, ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है कुंवर सिंह, नाना साहेब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल। तो बताइए, 1857 के दौरान क्रांति के दौरान कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा नाना साहब। ठीक, कानपुर से नाना साहब ने नेतृत्व किए थे। कुंवर सिंह बिहार से। ठीक, कुंवर सिंह बिहार से किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना कब की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना कब की? तो इसका सही आंसर बताइए। क्या हो जाएगा? साबरमती आश्रम, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो इसमें ऑप्शन क्या हुआ है? गलती दिया हुआ है। ठीक, इसमें ऑप्शन गलती दिया हुआ है। साबरमती आश्रम का स्थापना 1916 में किया था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना 1916 में किया था।
ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1916। 1917 में ये चंपारण सत्याग्रह किए थे। 1916 में चंपारण सत्याग्रह किए थे। 1919 आप लोग को पता होगा। 1919 में क्या क्या हुआ था, तो रॉलेट एक्ट आया था। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में हुआ था। ठीक, और 1920 असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 का मुख्य कारण क्या था? चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था, इसका मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए है नमक कानून, ऑप्शन बी है तीन कठिया प्रथा, ऑप्शन सी है रॉलेट एक्ट और ऑप्शन डी है लगान वृद्धि। तो चंपारण सत्याग्रह ये तो विख्यात सत्याग्रह है, आप सभी को पता होगा। तीन कठिया प्रथा, तीन कठिया प्रथा से संबंधित है, तीन कठिया प्रथा से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए है 1927, 1928, 29 और 30। तो साइमन कमीशन बताइए भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन भारत आया था कब? तो 1928 में, 1928 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर पूछ रहा है। स्वतंत्र भारत के और प्रथम और भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? भारतीय यहाँ पर देखना है तो कौन हो जाएगा? तो सी राजगोपालचारी। ठीक, सी राजगोपालचारी भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, स्वतंत्र भारत के। ठीक, और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर पूछेगा तो माउंट बेटन हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? तो माउंट बेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, लाला हरदयाल। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आप लोगों को पता होगा सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक, जब ये कांग्रेस से अलग हुए थे तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। ठीक, कब? तो 1939 में। कब किए थे? तो 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। ठीक, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है कृष्ण देव राय, ऑप्शन बी है हरिहर और बुक्का, ऑप्शन सी है देवराय प्रथम, ऑप्शन डी है सदाशिव राय। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था। ठीक, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी। ठीक, हम्पी जो कि कर्नाटक में, हम्पी कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी थी? गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी है अरविंद घोष। तो गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक पूछेगा तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक, बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का उल्लेख है? क्या बताएं? उल्लेख है। तो बताइए इसका कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। ठीक, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। ठीक, अनुच्छेद 44 में क्या है? समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता है। ठीक, उसके बाद है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का संवैधानिक उपचारों का प्रावधान किस में है? तो अनुच्छेद 32 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, समान नागरिक संहिता जिसे यूसीसी का वर्णन किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता अभी बताएं, समान नागरिक संहिता अभी बताएं तो किस में है? तो ये अनुच्छेद 44 में है। ठीक, अनुच्छेद 44 में है क्या? तो समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 42 में है तो मनोनिश्चित दशा में, मनोचित दशा जो कि आप लोग एक अनुच्छेद पढ़े होंगे कि मान लो कोई महिला प्रेग्नेंट है। ठीक, कोई महिला प्रेग्नेंट है और कोई वो जॉब करती है। ठीक, तो उसके लिए छुट्टी का प्रावधान, यानी कि ये अनुच्छेद 42 में है। ठीक, अनुच्छेद 45 में क्या है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों का 6 से 14 वर्ष के बच्चों का क्या है कि पोषण पोषण और आहार का सरकार द्वारा ये प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 48 में वन एवं वन्य जीव का संरक्षण है। ठीक, वन एवं वन्य जीव का संरक्षण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक ये तो सबको पता है, राष्ट्रपति। ठीक, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा, संयुक्त अधिवेशन ये अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन बुलाता है कौन है? राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए है 6 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, स्थायी सदन या 2 वर्ष। तो ध्यान रखिएगा, जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है ये एक यह का है कि एक अस्थायी सदन है। कहने का मतलब है कि राज्यसभा का कार्यकाल भंग नहीं होता है। ठीक, का राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है कि भंग नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि इसके सदस्य का 1/3 सदस्य जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तो 1/3 सदस्य हर 2 साल पर सेवानिवृत्त होते हैं और मतलब कि हर 2 साल पर मतलब रिटायर होते हैं और क्या होते हैं कि नियुक्त भी होते हैं। रिटायर भी होते हैं और नियुक्त भी होते हैं। तो इस वजह से ये कभी भंग नहीं होता है, यह एक अस्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो जाहिर सी बात है, आपका मौलिक अधिकार का रक्षा कौन करेगा? तो न्यायपालिका करेगा। ठीक, न्यायपालिका मीन्स एससी और एचसी। तो आपका मौलिक अधिकार का अगर हनन हो रहा है तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, ध्यान रखना है, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। तो राष्ट्रपति शासन, ध्यान रखिएगा, ये आपातकाल से संबंधित है। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की प्रावधान किया गया है। एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक राष्ट्रपति शासन और एक क्या है तो द्वितीय आपातकाल। तो ये राष्ट्रपति शासन है। तो राष्ट्रीय आपात जो है ये 352 में है। राष्ट्रपति शासन जो है ये 356 में हो जाएगा और द्वितीय आपात 360। ठीक, तो ये तीनों आपातकाल को अपन ध्यान रखिएगा, 352, 456 और 460। ठीक, 4 का अंतर है। तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है और 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में द्वितीय आपातकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो संशोधन की प्रक्रिया कनाडा से संघीय व्यवस्था लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, अमेरिका से न्यायिक पुनर्वलोकन, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी अमेरिका से लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? भारत में प्रथम बार लोकसभा का गठन कब हुआ था, बताइए आप लोग। भारत तो 1947 में आजाद हुआ था, लेकिन लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 1952। ठीक, 1952 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से। ध्यान रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक, संविधान का भाग 4 36 से लेकर 51 तक कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त विधेयक केवल कहाँ पेश किया जाता है? वित्त विधेयक केवल कहाँ पेश किया जाता है? ऑप्शन ए है राज्यसभा, लोकसभा, दोनों सदन या विधान परिषद। तो बताइए, वित्त विधेयक केवल कहाँ पेश किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा। ठीक, वित्त विधेयक या धन विधेयक इसको कहा जाता है, वित्त विधेयक या धन विधेयक लोकसभा में, सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जब राज्यसभा क्या होता है, इसको रोक नहीं सकता। वित्त विधेयक को राज्यसभा क्या करता है? रोक नहीं सकता। ये अगर रोकेगा भी तो सिर्फ 14 दिन तक। ठीक, 14 दिन तक अगर मान लो वित्त विधेयक जो है ये राज्यसभा में जाता है तो उसको 14 दिन तक रोक सकता है। अगर उस पर निर्णय नहीं भी दिया देगा तो ये क्या हो जाएगा कि लागू हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत में के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक, देखिए राष्ट्रपति भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, सॉरी प्रधानमंत्री, तब इन सभी का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राज्यपाल का भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। तो इन सारी नियुक्तियों का ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, फिर राज्यपाल, इन सभी का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है? ऑप्शन ए है 25%, 33%, 50% और 40%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 33% है। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 33% आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2005। ठीक, सूचना का अधिकार 2005 में पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए। समाजवादी 3 शब्द जोड़ा गया था, तो बताइए किस संशोधन में से जो संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ठीक, 42वां संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी को जोड़ा गया था प्रस्तावना में, और ये किस वर्ष हुआ था? तो 1976। ठीक, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 1976 में। और 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसी राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? किसी राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये वही बात है, देखो जैसे ये केंद्र में प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। तो वैसे ही राज्य में सबसे ऊपर कौन होता है? केंद्र में सबसे ऊपर राष्ट्रपति है, तो राज्य में सबसे ऊपर कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। तो यहाँ पर भी मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल। ठीक, मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति पूछ रहे हैं कौन थे? तो आप सभी को पता होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर हो सकता है? 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 1 वर्ष। तो बताइए संसद के 2 सत्रों के बीच कितना अधिकतम अंतर हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 महीना। ठीक, संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने का अधिकतम अंतर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? तो आप लोग को पता होगा, ये दल बदल 10 से दल 10 से 10वीं। ठीक, 10 से दल 10 से 10वीं, ध्यान रखना है, 10 से दल 10 से 10वीं। 8वीं भाषा, 9वीं भूमि सुधार, 11वीं क्या बोलते हैं ये पंचायत, 11वीं पंचायत। तो 8वीं हो जाएगा भाषा, भूमि सुधार, दल बदल और ये पंचायत, और 12वीं नगर पालिका। आइए अब इसको बताइए, पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाला प्रथम राष्ट्रपति। पॉकेट वीटो यानी कि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक जाता है तो क्या करते हैं कि अपने पास ही रख लेते हैं, अपने पास ही रख लेते हैं, उस पर कोई निर्णय नहीं देते हैं, उसको क्या कहा जाता है? पॉकेट वीटो कहा जाता है। तो सबसे पहले इसका प्रयोग कौन किया था? तो आप लोग को पता होगा, या नहीं पता है तो बता दो, ज्ञानी जैल सिंह। ठीक, ज्ञानी जैल सिंह ने सबसे पहले पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ठीक, साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, तो काफ़ी देख रहे हैं अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, और अभी थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल जो है ये मतलब इजी टू मॉडरेट है। ठीक, इजी टू मॉडरेट है, तो धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, अगले क्यूज में जो आएंगे इससे अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाएंगे। ठीक, तो आप लोग वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक, ताकि हमें हमारा भी मोटिवेशन मिले, मनोबल बढ़े, ताकि मैं भी और आप लोग के लिए कुछ अच्छा करूं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रक्त शुद्धिकरण मानव शरीर के किस अंग में होता है? रक्त का शुद्धिकरण बोल रहे हैं, रक्त का शुद्धिकरण किस शरीर में होता है? ऑप्शन ए है फेफड़ा, ऑप्शन बी है हृदय, ऑप्शन सी है वृक्क और ऑप्शन डी है यकृत।
तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो ये ब्रिक यानी कि किडनी में होता है। रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? सर्वग्राही यानी कि कोई भी ब्लड ग्रुप हो उसको क्या कर सकता है कि ले सकता है। मान लो मेरा वो जो सर्वग्राही ब्लड ग्रुप है, तो मैं किसी भी ब्लड ग्रुप का, मेरे अंदर खून की कमी होती है तो मैं किसी भी ब्लड ग्रुप का खून ले सकता हूँ। तो वो कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी पॉजिटिव। ठीक, ए बी पॉजिटिव जो है ये सर्वग्राही ब्लड ग्रुप है। ठीक, और ओ बी निगेटिव जो है ये सर्वदाता है। ठीक, सर्वदाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? जमी हुई नाइट्रोजन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस हाइड्रोजन या जमी हुई ऑक्सीजन। तो बताइए शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या विवर्तन। तो प्रकाश का नीला रंग पूछे किसके कारण दिखाई देता है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन। ठीक, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है कि आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? मधुमेह जिसे कि चीनिया रोग भी कहा जाता है। चीनिया रोग ये किसके कमी के कारण होता है? तो आप सभी को पता होगा ये इंसुलिन। ठीक, इंसुलिन हार्मोन के कमी के कारण होता है चीनिया रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। सबसे भारी धातु पूछ रहा है। सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्मियम। सबसे भारी धातु ऑस्मियम। सबसे भारी धातु ऑस्मियम। पूछेगा कि ऐसा कौन सा धातु है जो लिक्विड फॉर्म में यानी कि द्रव अवस्था में रहता है? ऐसा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है? तो वो पारा। और ऐसा कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में रहता है? तो वो ब्रोमीन। ठीक, ब्रोमीन जो है ये द्रव अवस्था में रहता है, वो एक धातु है। और परा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। टंगस्टन जो कि बल्ब का फिलामेंट बना होता है, टंगस्टन का प्रयोग बल्ब का फिलामेंट में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, लुईस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कोच। चलो बताइए। रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुई पास्चर। रेबीज के टीके का खोज लुई पास्चर। चेचक के टीका का खोज एडवर्ड जेनर। चेचक के टीका का खोज सबसे पहला जो टीका का खोज किया गया था वो चेचक का टीका था, जिसकी खोज एडवर्ड जेनर ने किया गया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सबसे पहला जो एंटीबायोटिक जिसको कि पेनिसिलियम कहा जाता है, पेनिसिलियम जिसका खोज कौन किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया था। सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलियम का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और सबसे पहला टीका चेचक का टीका जिसकी खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। रेबीज के टीका का खोज लुईस पास्चर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तो काफी ये फेमस सवाल है। 746 वाट। 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आंख के किस भाग पर क्या होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आप सभी को पता होगा रेटिना पर। ठीक, रेटिना पर क्या होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आंख के रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक, कॉर्निया कॉर्निया जो नेत्रदान में इसी का प्रयोग किया जाता है, कर्निया का। ठीक, कर्निया का ही नेत्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की चाल निर्वात में कितनी होती है? ध्वनि की चाल निर्वात में पूछ रहा है। निर्वात में, ध्यान से, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि का चाल निर्वात में। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा शून्य। ठीक, तो निर्व यानी कि ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक, ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ये निर्वात में गमन नहीं कर सकता। ठीक, और ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होता है? तो इस्पात। ठीक, ध्वनि की चाल सबसे अधिक इस्पात में होता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है एथिलीन, ऑप्शन सी है इथेन और ऑप्शन डी है प्रोपेन। तो फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथिलीन। ठीक, एथिलीन, एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का सूत्र क्या होता है? भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो सभी को पता होगा D2O। ठीक, भारी जल का सूत्र D2O होता है। चलिए, बल्ब का विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो अभी हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े टंगस्टन। ठीक, टंगस्टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सी। 37 डिग्री सी। और फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98 डिग्री F हो जाएगा। 98 डिग्री F। 75 नंबर सवाल है, विटामिन बी ट्वेल्व में कौन सी धातु पाई जाती है? विटामिन बी 12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। ठीक, कोबाल्ट। सही आंसर क्या हो जाएगा? कोबाल्ट हो जाएगा। हरित क्रांति का जनक भारत में किसे माना जाता है? हरित क्रांति का जनक भारत में बोलेगा किसे माना जाता है? तो इसका सही हो जाएगा आंसर MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। वर्गीज कुरियन, इन्हें श्वेत क्रांति का जनक, वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में सिक्कों की ढलाई कहाँ होती है? भारत में सिक्कों की ढलाई कहाँ होती है? भारत में सिक्कों की ढलाई कहाँ होती है? तो मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, बताइए। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद सभी जगह सिक्कों की ढलाई होती है। मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद सभी जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला बैंक कौन सा था? भारत का पहला बैंक कौन सा था? भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, पंजाब नेशनल बैंक, अवध कमर्शियल बैंक। तो बताइए भारत में पहला बैंक कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो जाहिर सी बात है, क्रेडिट कार्ड, जो क्रेडिट कार्ड होते हैं उसको ही प्लास्टिक मनी, जैसे कि ATM हो गया, ATM प्लास्टिक का होता है, तो ये प्लास्टिक मनी से कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? बुल और बियर, बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेयर बाजार। ठीक, शेयर बाजार। ठीक, ये मंदी और जब मंदी होता है, जब तेजी आता है, तो इन चीजों का प्रयोग किया जाता है, बुल और बियर का। ठीक, तेज में बुल और मंदी में बियर का प्रयोग किया जाता है। ये शेयर बाजार से संबंधित चीजें हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में सबसे बड़ी बीमा कंपनी कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी बीमा कंपनी, चाहे आप लोग को पता ही होगा, सबसे बड़ी बीमा कंपनी LIC है। ठीक, जो कि आप लोग को जीने से ज्यादा मरने के फायदे बताती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राजकोषीय वर्ष कब से शुरू होता है? हाँ बताइए, भारत का राजकोषीय वर्ष कब से शुरू होता है? ऑप्शन ए है 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 15 अगस्त। तो भारत का राजकोषीय वर्ष कब से शुरू होता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1 अप्रैल। ठीक, 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सफेद सोना कहा जाता है? किसे सफेद सोना कहा जाता है? ऑप्शन ए है चांदी, ऑप्शन बी है प्लेटिनम, ऑप्शन सी है कपास और ऑप्शन डी है दूध। तो सफेद सोना कपास को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, सफेद सोना कपास को कहा जाता है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिनेवा। ठीक, WTO का मुख्यालय जिनेवा है। WTO का मुख्यालय जिनेवा है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य सबको पता है केरल और न्यूनतम बिहार। सर्वाधिक केरल, न्यूनतम बिहार, सर्वाधिक केरल, न्यूनतम बिहार। बिहार का राज्य वृक्ष क्या है? बिहार का राज्य वृक्ष क्या है? ठीक, तो सबको पता होगा पीपल। ठीक, बोधि वृक्ष जो पीपल था वही बिहार का राजकीय वृक्ष है।
महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर तो ये बोध गया में स्थित है। महाबोधि मंदिर बोध गया में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? बिहार की राजकीय भाषा क्या है? बिहार की राजकीय भाषा क्या है? तो ये हिंदी और उर्दू दोनों हो जाएगा। बिहार का राजकीय भाषा हिंदी और उर्दू दोनों हो जाएगा। जगतपुर झील किसके लिए प्रसिद्ध है? जगतपुर झील किसके लिए प्रसिद्ध है? जगतपुर झील किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रवासी पक्षी के लिए। प्रवासी पक्षी के लिए जगतपुर झील है, ये प्रवासी पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में सिगरेट का कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में सिगरेट का कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंगेर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंगेर। मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के किस जिले में चूना पत्थर पाया जाता है? बिहार के किस जिले में चूना पत्थर पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोहतास। ठीक, रोहतास में चूना पत्थर पाया जाता है। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल बोल रहा है। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जय रामदास दौलतराव। जय रामदास दौलतराव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत में कौन सा स्थान है? बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 13वां। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में 13वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना, बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? तो बरौनी में। ठीक, बरौनी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव। सदाकत सदाकत आश्रम की स्थापना, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मजहरुल हक। मजहरुल हक। मजहरुल हक। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा किशनगंज। ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि बिहार में सबसे अधिक चाय चाय की खेती कहाँ पर होता है? तो किशनगंज में होता है। किशनगंज में। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होता है? तो किशनगंज में होता है। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो ये बोधि वृक्ष हो जाएगा। बोधि वृक्ष। बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 243। ठीक, 243। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। ठीक, और ये 75 लोकसभा में है। सॉरी 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 सॉरी, 75 40 लोकसभा में 40 है और 16 राज्यसभा में है। ठीक, 16 40 कितने कहाँ पर है? तो ये लोकसभा में 40 है और 16 कहाँ पर है? तो 16 है राज्यसभा में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। बिहार में गोल घर का निर्माण कब हुआ था? बिहार में गोल घर का निर्माण कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1786। ठीक, सही आंसर 1786। तो हम लोगों का यहीं पे क्वेश्चन समाप्त होता है। तो चलो कमेंट में अपना स्कोर बताओ कि आप लोगों ने कितने सही किया। ठीक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और पढ़ाई अच्छे से करते रहो। तब तक सारी चीज़ें रिवीजन कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग सही कर पाओ ज़्यादा से ज़्यादा।